हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंट यानी कि हमारे पर्यावरण अध्ययन का आंसर मॉडल आंसर यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि सीजी टेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है पेपर 1 का जो है क्वेश्चन पेपर है। पेपर 1 का हम लोग ईवीएस का पार्ट देखने वाले हैं। पूरे आंसर का हम लोग विश्लेषण भी करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। तो इससे पहले मैंने और भी अदर सब्जेक्ट्स के जो हैं संभावित जो मॉडल आंसर हैं वो डाले हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका संभावित मॉडल आंसर हम लोग देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल होना चाहिए। यानी कि एक मानचित्र का अवलोकन करने के लिए, एक मानचित्र को अच्छे से पढ़ने के लिए क्या चीज़ जो है ज़रूरी होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्थानों, दूरी और दिशा के सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए। यानी कि अगर आप एक मानचित्र पढ़ना चाहते हैं तो मानचित्र में किस तरह से स्थानों को दर्शाया जाता है, दूरी को कैसे दर्शाया जाता है, दिशा क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मैप में किधर होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 है, यहाँ पर मोनू यात्रा में गया था तथा लौटकर उसने अपनी कक्षा में बताया कि वह भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की यात्रा करके आया है। सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको बताना है कि मोनू कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करके आया है। तो यहाँ सबसे लंबे की बात की जा रही है। ऑप्शन दिया हुआ है लद्दाख से तमिलनाडु, वाराणसी से कन्याकुमारी, गुजरात से कर्नाटक और दिल्ली से अमृतसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो गुजरात से कर्नाटक नहीं होगा, दिल्ली से अमृतसर ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए और बी में से एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका होना चाहिए लद्दाख से तमिलनाडु तक। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो लद्दाख सबसे ऊपरी हिस्से में और तमिलनाडु आपका नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ तक। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका मोर करेक्ट जो है आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, सरिता एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। पर्यावरण अध्ययन के एक कक्षा में पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों से कुछ प्रश्न पूछती है। साथ ही वह यह भी कहती है कि पूछे गए प्रश्न के उत्तर का सही गलत के रूप में आंकलन नहीं किया जाएगा। यह इसलिए कहा गया है, यह क्यों कहा गया है, वो जो शिक्षिका है वो उसने क्यों कहा, प्रश्न पूछा और कहा कि सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। तो साफ बात ये समझने वाली बात है कि वो बच्चों के मन से डर जो है खत्म करना चाहती है, ताकि बच्चे निडर होकर के अपना जवाब दे सकें। ठीक है, तो इसका यह इसलिए कहा गया, यह क्यों कहा गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वह आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसके बारे में बताया गया है कि सरिता इस तरीके से पता लगाना चाहती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और अगले दिन के पाठ के लिए इससे मदद मिलेगी, ताकि बच्चे निडर होकर के अपनी बात उनके सामने रख सके कि वो क्या सीखे हैं और क्या सीखने में उनको दिक्कत हो रही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। तंबाकू का धूम्रपान करने से फेफड़ों के एल्वियोलाई के शोथ के साथ होता है, क्या होता है। फेफड़ों का कैंसर, एम्फिसेमा, फुफ्फुसीय टीबी या फिर ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फेफड़ों का कैंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125। कैफीन एक स्टिमुलेंट है जो कि पाया जाता है। तो कैफीन एक स्टिमुलेंट किस में पाया जाता है, कॉफ़ी में, चाय में, शीतल पेयों में या फिर उपरोक्त सभी में। ठीक है, तो थोड़ा सा संशय है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर कैफीन जो है कॉफ़ी और चाय दोनों में पाया जाता है और उसके अलावा शीतल पेय में पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा ये जो है संशय है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होना चाहिए, उपरोक्त सभी में। अब ये व्यापम पर निर्भर करता है कि वो क्या आंसर लेता है इसका। ठीक है, तो उपरोक्त सभी अभी के लिए इसका आंसर हम लोग मान करके चलते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किस पौधे में हेल्यूसिनोजेनिक गुण पाए जाते हैं, धतूरा, एंट्रोपा, एरिथ्रोजाइलोन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127। तो यहाँ पर पूछा गया है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के बारे में पूछा गया है के अनुसार जो है 1 और 2 के लिए, कक्षा 1-2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा भाषा व गणित के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन जो है भाषा और गणित में, यानी कि जो लैंग्वेज होता है और मैथमेटिक्स में शामिल होता है, जो इन्वायरमेंट स्टडी होता है। ठीक है, कक्षा 1 और 2 में। इन कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए कोई पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक नहीं है,
इसका कारण क्या है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के लिए स्पेशल जो है इन्वायरमेंट स्टडी के लिए कोई बुक वहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया जाता, बल्कि लैंग्वेज और उसके अलावा मैथमेटिक्स के जरिए वहाँ पर ईवीएस पढ़ाया जाता है। तो इसका कारण पूछा जा रहा है, तो इसका जो मेन कारण होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के आसपास के वातावरण से संबंध स्थापित करवाकर सख्त रूप में अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा प्रदान की जाती है। अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, वहाँ डायरेक्ट नहीं दी जाती है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्या कारण है कि किसी मनुष्य के लिए नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना अधिक सरल क्यों होता है? क्या कारण है कि वो जो है नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में आसानी से तैर सकता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्र के जल का घनत्व, ठीक है, नदी के जल घनत्व से अधिक होता है। तो जल घनत्व अधिक होने की वजह से आसानी से तैरा जा सकता है समुद्र के जल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? किस मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण पर विशेष महत्व दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्ट लेविन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जोनास सॉल्क, इसको जॉन्स सॉल्क भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित पोषकों एवं उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पोषक और उनके स्रोत दिए गए हैं, पोषक तत्व और स्रोत दिए गए हैं, तो उसका अध्ययन करके आपको यहाँ पर गलत जोड़ी को बताना है। तो आयरन आंवला एवं हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलती है, बिल्कुल। आंवला और जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसी तरह ये राइट हो जाएगा। विटामिन सी जो है केला एवं फिश लीवर ऑयल, तो विटामिन सी केला और फिश लीवर ऑयल से बिल्कुल नहीं मिलता है, ये जो है फलों से, जो ज़्यादातर जो खट्टे फल होते हैं उससे मिलता है, तो ये जोड़ी गलत हो जाएगी। इसके अलावा कैल्शियम जो है मांस एवं यीस्ट से नहीं मिलता है, ठीक है, कैल्शियम दूध वगैरह से मिलता है, तो ये भी गलत जोड़ी हो जाएगा। क्लोरीन नमक एवं समुद्री मछलियाँ, क्लोरीन जो है इससे मिलता है, नमक एवं समुद्री मछलियों से, तो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलत जोड़ा बताना है, तो 2 व 3 का जोड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, यदि उत्पादक स्तर पर 20 जूल ऊर्जा ट्रैप की जाती है तब मोर के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? उत्पादक स्तर पर, तो आपको पता होगा जो प्रथम उत्पाद होता है, तो समझ लीजिए ये पौधा यहाँ पर प्रथम उत्पाद है। उसके बाद इसकी एनर्जी चूहे में जाती है, चूहे को सांप खाता है, उसकी एनर्जी सांप में जाती है, सर्प में, और उसके बाद सर्प को मोर खाता है तो मोर में इसकी एनर्जी जाती है। तो आप लोगों ने ईवीएस में पहले पढ़ा या फिर सुना होगा 10% का नियम, ठीक है, 10% रूल आपने सुना होगा ऊर्जा का। पौधे में जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% ऊर्जा ही चूहे में जाता है। चूहे के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% सर्प में जाता है, और सर्प की जितनी ऊर्जा होगी उसका 10% मोर में जाएगा, ठीक है। ये होता है ऊर्जा जो है ट्रांसफ़र का नियम होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम उत्पाद पौधा है तो 20 जूल ऊर्जा है, उसका 10% अगर चूहे में जाएगा तो कितनी जूल होगी? तो 20 का 10% 2 हो जाएगा। उसके बाद चूहे से सर्प में जाएगी तो उसका 10% कितना हो जाएगा? उसका 10% आपका हो जाएगा 0.2, ठीक है, 0.2 हो जाएगा। और जब सर्प से मोर में जाएगा तो वो हो जाएगा 0.02, ठीक है, 0.02। तो ये 0.02 यहाँ पर 0.02 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 0.02 कहाँ है? 0.02 जूल यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं और इन कथनों में से काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इन कथनों में से आपका राइट आंसर पूछा जा रहा है। उक्त कथनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में क्या सही है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या सही होगा देखिएगा। तो इसका जो यहाँ पर जो सही कथन पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कथन नंबर 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण शिक्षा को सभी स्तरों में समाहित न करना। जो पर्यावरण शिक्षा है अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण की शिक्षा जो है अनिवार्य नहीं की गई है, हालांकि वो दूसरे जो है विषयों में इंक्लूड है, ठीक है, पर्यावरण की शिक्षा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इनकरेक्ट जो है करेक्ट होगा। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 134।
कोपरा नाम के कस्बा का मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर। यहाँ स्केल दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 175 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 175 मीटर वहाँ पर माना गया है। मानचित्र में इसी तरह से माना जाता है। तो यहाँ मानचित्र में पी और क्यू नाम के जगह के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों के बीच की दूरी बताना है। चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 175 होगा तो 10 सेंटीमीटर बराबर इसका 10 से इंटू कर दिया जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1750। ठीक है, ये मीटर में आएगा। ओके, मीटर में आएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, चूँकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है 1750 सेंटीमीटर, ये इनकरेक्ट यहाँ पर आंसर होगा। ये जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो मीटर में है उसको वहाँ किलोमीटर में बदल दिया गया है, 1.75 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में सभी वांछनीय अभ्यास हैं सिवाय, यानी किसके सिवाय, कौन सा आंसर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वही यहाँ राइट आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के संबंध में, तो शिक्षण शास्त्र के संबंध में यहाँ पर कौन सा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारना। यहाँ पर जो है नेगेटिव बात की जा रही है, यानी कि जो वास्तविक अवलोकन होता है, ठीक है, जो रियलिटी होती है, उसके स्थान पर पाठ्य पुस्तक को अधिक श्रेष्ठ यहाँ बताया जा रहा है, बुक्स को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। तो ये जो है गलत होगा, नेगेटिव चीज़ है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 136। पायरिया नामक रोग का जो है कारक है, पायरिया नामक रोग का कारक कौन है, तो ये हो जाएगा एंटमीबा जिंजवेलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, ये क्वेश्चन जो है इस पेपर में 2 बार पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके, कि पक्षियों का अवलोकन करते समय हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। तो अधिकांश जो पक्षियां होते हैं वो इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दन को हिलाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका कारण राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकांश पक्षियों में नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। ठीक है, नेत्र उनकी स्थिर होती है, इस वजह से देखने के लिए वो अपनी आँख नहीं घुमाते बल्कि पूरा सिर घुमाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138। राम आम पसंद करता है, वो इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित रखना चाहता है, तो सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। ठीक है, तो आम को संरक्षित करने का सबसे उपयुक्त तरीका होता है अचार बनाना, और इसके अलावा आम पापड़ बनाना यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। व्यक्तिगत परिवार प्रणाली के तेजी से बढ़ने का कारण, व्यक्तिगत यानी कि एकल परिवार जिसको कहते हैं, ठीक है, एकल फैमिली जो होती है, सिंगल फैमिली, तो उसका क्या कारण है, पाश्चात्यकरण, स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना, जनसंख्या विस्फोट एवं मुद्रास्फीति, ए व बी दोनों। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट आंसर यानी कि इसके सबसे उपयुक्त आंसर ए व बी दोनों नजर आ रहा है यहाँ पर। पाश्चात्यकरण यानी कि जो आपका वेस्टर्न जो होता है उस हिसाब से, और स्वतंत्र लाइफस्टाइल की कल्पना के हिसाब से जो है आजकल ज़्यादातर व्यक्तिगत परिवार प्रणाली तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, अंडा किसका भरपूर स्रोत है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन का भरपूर स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। मैग्लिनेट टर्शियन मलेरिया रोग का जनक कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मोडियम, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, यही इसका जनक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से क्या परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत नहीं आता, परियोजना कार्य के सोपान के अंतर्गत क्या नहीं आता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लागू करना या कार्यान्वित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143। अर्पिता प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका है, वह अपने विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहती है। तो ये जो है अर्पिता अपने विद्यालय में एक प्रदर्शनी रखनी चाहती है, और जो है आपके विचार से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कि वह क्यों प्रदर्शनी को रखना जो है चाहती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, यानी कि जो एक क्रिएटिव लर्निंग होती है, लर्निंग एनवायरनमेंट जो है अवेलेबल कराने के लिए अपने बच्चों को, वो जो है प्रदर्शनी का आयोजन कराना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 144। विद्यालय में प्रयोगशाला में प्रयोग करते समय इनमें से किसका विकास नहीं होता है, किसका विकास नहीं होता है, यानी कि प्रयोगशाला से, ठीक है, जो लेबोरेटरी होती है उसके क्या क्या यूज़ हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, और इनमें से एक इसका यूज़ नहीं होगा लेबोरेटरी का। तो यहाँ पर जो है
कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगशाला के अभाव में छात्रों को विज्ञान का सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अभाव में यानी कि अगर प्रयोगशाला नहीं होगा तो उन्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विकास नहीं होता है, यानी कि इसका कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 145। तालाब के पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक से अधिक पोषण संस्तर में पाया जाता है? जंतु प्लवक, पादप प्लवक, मछली या फिर मेढक। तो इसमें जो सबसे नज़दीकी उत्तर मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और देखा जाएगा कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पाद जो है सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से कौन औषधि प्रकार का जैव भू रासायनिक चक्र है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 पूछा जा रहा है, टिकट के बारे में दिया गया है। सालू ने रेलगाड़ी यात्रा करने के लिए एक अनारक्षित रेल टिकट खरीदा। इस टिकट में कौन सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? तो रेल टिकट में क्या क्या चीज़ें छपी रहती हैं उसका बारे में दिया गया है। डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर, ठीक है, यात्रा आरंभ करने समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, इसके अलावा टिकट का मूल्य, ट्रेन का नंबर और नाम। ये सभी चीज़ें आपके जो हैं ऑप्शन में दिए गए हैं और सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें उसमें छपी रहती हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको अनारक्षित दिखाई देगा। ठीक है, तो आरक्षित यानी कि जो रिजर्वेशन वाली टिकट होती है उसकी बात नहीं की जा रही है, जो अनरिजर्व जो टिकट होती है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर दिया गया है डिब्बे का नंबर और बर्थ नंबर। तो अनरिजर्व जो टिकट होती है उसमें डिब्बे का नंबर नहीं दिया होता है कि किस डिब्बे की वो टिकट है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, ए और बी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यात्रा करने का यात्रा आरंभ और समाप्त करने वाले स्टेशन का नाम दिया हुआ होता है अनारक्षित टिकट में, तो ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कथन नंबर 2 यात्रा करने वाले का नाम, तो ये भी नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा टिकट का मूल्य छपा होता है, यानी कि चौथा भी सही है, ट्रेन का नंबर और नाम। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 और 4 यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया गया है कि विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल किस शहर में 22 मार्च 1992 में आयोजित पर्यावरण तथा विकास के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में की गई थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विश्व जल दिवस की अंतर्राष्ट्रीय पहल नैरोबी कीनिया में आयोजित की गई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150 हम लोग देखते हैं। नीलम अपनी कक्षा में बच्चों को पक्षियों के बारे में पढ़ा रही है। तो यही जो है एक क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे देखा, पक्षियों के जो है आँख की पुतलियाँ स्थिर रहने के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। इस वजह से यही पूछा जा रहा है कि अचानक विद्या ने प्रश्न किया कि पक्षी अपनी गर्दन ज़्यादा क्यों हिलाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। तो आई होप यहाँ पर हम लोगों ने पूरे जो है 30 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम लोगों ने देखा। आपको बताना है कि आपके कितने आंसर यहाँ पर सही हुए हैं, और अगर आपके हिसाब से किसी भी प्रश्न का उत्तर अलग आ रहा है तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।